हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस कुमार्स क्लासरूम। सो हम लोग जीएस पेपर 2 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए और गवर्नेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम जितने भी गवर्नेंस के, पॉलिटी के और सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब एक साथ कवर करेंगे। सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट। 17 जो क्वेश्चन था वो था माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कि माइक्रो फाइनेंस इज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन। इट इज एम्ड एट asset creation and income security of the rural poor in India. Evaluate role of SHGs in achieving the twin objective along with empowering women in rural areas. सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये आजकल ट्रेंड रह रहा है, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कैसे एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है माइक्रो फाइनेंस। दूसरा इसके अंदर है कि कैसे इसकी वजह से असेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी इंश्योर होती है। उसके बाद में बताना है, और वो भी स्पेसिफिकली रूरल पुअर के अंदर, मतलब इतना स्पेसिफिक दे रहा है यूपीएससी इसके अंदर, रूरल पुअर की इनकम सिक्योरिटी और असेट क्रिएशन बताना है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया है इसके अंदर कि एसएचजी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा है। सो इंट्रोडक्शन सिंपल रखेंगे, जस्ट कि स्मॉल फाइनेंशियल लोन्स एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस। एज सिंपल एंड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें कुछ जार्गन्स यूज नहीं करना है। और इसके जो मोड्स हैं उसमें सिंपल दे सकते हैं कि भाई माइक्रो फाइनेंस है, किस किस तरीके से किया जाता है। सो सबसे एपिक जो एग्जाम्पल है वो है एसएचजी बैंक लिंकेजेस। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये। उसके अलावा एमएफआई जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा जो ग्रामीण आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो है उनका मॉडल है। ये कहाँ से लिया गया है? आरआरबी का जो मॉडल इंडिया में लिया गया है ये बांग्लादेश के सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है प्रोफेसर यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस ने जो दिया था, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। सो उसी मॉडल के आधार पे इंडिया के अंदर आरआरबीज बने। उसके अलावा कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल हम दे सकते हैं। उसके अलावा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, कुछ लोग आ जाते हैं एक साथ और वो म्यूचुअल हेजिंग करते हैं, म्यूचुअल अश्योरेंस देते हैं, उसको जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बोला जाता है, और ये म्यूचुअल गारंटी होती है। उसके अलावा एक इनफॉर्मल भी मोड है, बट ये जो इनफॉर्मल मोड है ये सबसे ज़्यादा कंटेंशियस भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है रूरल पुअर से वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम पुश कर रही है जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको, कि मैक्सिमम ब्रांचेस खोली जाएं रूरल एरियाज़ के अंदर। एंड अब इसके अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर इतने पार्ट हैं, सो लेट अस डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, क्योंकि एक साथ होच पोच हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को 5 चीज़ें तो पूछ ली उन्होंने, अब उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और हम बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। सो लेट अस डिवाइड कि भाई एक तो उसने एसेट क्रिएशन पूछा है क्वेश्चन के अंदर, एक इनकम सिक्योरिटी पूछा है। सो लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम एंड देन, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। सो डिवाइड करके हम सिंपल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि भाई ये जो आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, माइक्रो फाइनेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरीके से किस किस एरियाज़ के अंदर हेल्प कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, वेरी सिंपल, मतलब ये जेनरिक पॉइंट्स हैं। इसके अंदर कोई यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कि जो मतलब एलियंस से लिया गया हो। एकदम सिंपल पॉइंट मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक बुक से पॉइंट नहीं मिलेंगे। जो भी आपके आसपास की चीज़ें, बस उन्हीं चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है स्पेसिफिकली, दैट्स द ओनली स्किल। सो इसमें से कोई भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पॉइंट तो मेरे को पता है, बट जब तक ये पॉइंट मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप उससे पहले आप एक एक्सरसाइज करके देखिए। इसी क्वेश्चन को आप बिना इस आंसर को सुने बिना पहले सोल्व कीजिए, अपनी कॉपी में पॉइंट्स लिखिए, कितने पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर दीजिए बीच में, और उसके बाद में जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में आए वो पॉइंट, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनसे मैच करके देखिए आप। आपको जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो पता है मेरे को, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो पॉइंट्स आपके कॉपी में नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है कि जनरल स्टडीज़ में सिर्फ वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो जनरल अवेयरनेस की है, बट स्टिल वी कैनॉट कंपाइल इट एट वन प्लेस। सो लेट अस मूव।
जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से क्या क्या काम आ सकते हैं? नया बिजनेस स्टार्ट करने के काम आ सकते हैं, सेटिंग अप न्यू यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल हर जगह देना जहाँ भी दे सकते हो, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है विलेज लेवल पे। दूसरा, पेइंग डेप्स, जो भी गरीब लोग हैं उनको अगर इनफॉर्मल लोन लिया हुआ है, अगर वो डेप्ट पे कर देंगे तो उनको इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा। देन एजुकेशन, दे कैन यूज इट फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। एजुकेशन क्या करता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। एजुकेशन में हमेशा ये वर्ड याद रखना कि बोलते हैं ना कि एक बच्चे को अगर साक्षर कर देते हैं तो वो पूरी जनरेशन को सुधार देता है। देन वी कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं, इरिगेशन के अंदर, सीड परचेज के अंदर, मैन्योर परचेज के अंदर, हार्वेस्टिंग के अंदर, फार्म इक्विपमेंट के अंदर। देन हेल्थ पर्पज के लिए जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है और इवन वर्ल्ड बैंक भी बोलता है, बोथ वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट मोर देन 50% जो एक्सपेंडिचर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो कि रूरल पुअर्स के ऊपर बहुत हैवी होता है। और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली रूरल कॉन्टेक्स्ट में, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन का हर वर्ड को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। देन बिल्डिंग हाउस, शॉप एट्सेट्रा, एंड देन नॉन फार्म एक्टिविटीज, सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, एंड देन स्टोरेज फैसिलिटी एंड सो ऑन। एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे नाबार्ड का एग्जांपल दे दिया। उसके अलावा एक प्रधान एनजीओ है जो कि प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन, इनका जो गोल है वो है एंडिंग स्टबबोर्न एंडेमिक रूरल पॉवर्टी। सो ये जो एनजीओ है इट्स वेरी पर्टिनेंट क्योंकि ये रूरल कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। देन मुद्रा योजना, पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ये सब फायदे आप गिना सकते हो। देन व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस इसमें सबसे ज़्यादा यही है, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या होता है कि लोग स्कीम होते हुए भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और क्योंकि रूरल जो इलाका है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन भी बहुत कम है। लेस देन 5% रूरल हाउस होल्ड हैव पीसी, और लेस देन, मतलब अब आप यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड की भी बात कर सकते हो। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो है वो बहुत कम पेनिट्रेट हुआ है अभी रूरल एरियाज़ के अंदर। देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। देन फ्रेगमेंटेड डाटा, आपके पास डाटा नहीं है। ओवरकमिंग सोशल, ओवरलुकिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन रेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियो लिबरल रिफॉर्म्स। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इनमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं है, आप छोटा छोटा लोन देते हो और कम, आप अपने डेफिनेशन में देखा ना वेरी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रेट, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। और फ्रेगमेंटेड डाटा होने की वजह से आप अच्छे से जो ऑडियंस है उसको टारगेट नहीं कर सकते हो। एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर हो जाता है इसके अंदर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर। जैसा कि गवर्नमेंट का डाटा खुद बताता है, इवन मोर देन 30% ऑफ बीपीएल फैमिलीज, उनके पास क्या नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती हैं? फ्रेगमेंटेड डाटा की वजह से। एंड एसएचजी लिंकेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इसमें ये देख लेते हैं कि भाई एसएचजी जो है वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करता है। ये भी अलग, जो भी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट मिले, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, अलग अलग हेडिंग दो और अलग अलग पॉइंट्स के अंदर आंसर दो। जितने मैक्सिमम पॉइंट होंगे उतना बेटर रहेगा। सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करता है? सबसे पहले उनको बेटर हेल्थ, और या आप ऐसे लिख सकते हो कि एसएचजी की वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पे क्या एसएचजी की डेफिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में इतना स्पेस नहीं है कि पहले आपने एमएफआई जो है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पूरा एक्सप्लेन किया, फिर जो है एसएचजी को पूरा एक्सप्लेन किया, तो फिर इतनी जगह ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन एग्जैक्ट है कि भाई एसएचजी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, विल डायरेक्टली जंप टू द दैट क्वेश्चन ओनली। सो एसएचजी इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि कई सारी वुमेन है, उनका ग्रुप बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प करती हैं, वो एक साथ आती हैं और जो कलेक्टिव लोन होता है वो लिया जाता है, या तो फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है तो उनके पास एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है, उसके थ्रू वो जो भी एक्टिविटी है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जैसा कि जो काम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काम है। तो अगर एग्जाम के अंदर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिमिलर पॉइंट रहेंगे, कुछ एक या दो पॉइंट में चेंज हो सकता है। सो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है वुमेन का, उससे क्या होता है, उनको अच्छी हेल्थ मिलेगी,
उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और मैटरनल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर आज भी जो वुमेन है उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है, और जो मैटरनल हेल्थ है उसके अंदर भी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है MMR, दैट इज ह्यूजली मोर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज। सो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। देन दे विल बी एबल टू गिव गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि उनका फैमिली के अंदर ज़्यादा, दे विल हैव ग्रेटर से इन द फैमिली मैटर्स। सो अच्छे बच्चों को एजुकेशन वो दे सकते हैं। देन अच्छी इनकम के साथ फैमिली प्लानिंग के अंदर दे विल हैव रोल, एंड देन दे विल बी हेल्पिंग हैंड टू देयर हस्बैंड ऑल्सो। अगर कुछ फैमिली की अर्निंग हो जाएगी तो उसको क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको माइग्रेशन भी शायद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि माइग्रेशन मेनली जो होता है अर्बन टू रूरल वो किस वजह से होता है? वो होता है कि मेल जो पर्सन होते हैं दे गो आउट फॉर अर्निंग, सो इट कैन बी स्टॉप्ड। एंड देन ये जो आर्टिफिशियल ब्रेड अर्नर की प्रॉब्लम है दैट कैन ऑल्सो बी टैकल्ड। देन एक्सप्रेशन ऑफ मोर वॉइस, सो इससे उनको ज़्यादा लीडरशिप रोल मिलेगा और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकल बॉडीज़ के अंदर। एंड देन इफेक्टिव फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स, अगर थोड़ा उनमें एजुकेशन होगा, उनमें एजुकेशन ज़्यादा बढ़ेगा, वो अवेयर होंगे, तो कौन से एविल्स, जैसे डाउरी के लिए जला दिया जाता है, कुर्दा, फीमेल फिटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब जो चीज़ें इनमें डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा। एंड देन वो प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करती हैं, जैसे सी राजामोहन का आप एग्जांपल दे सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स अगर मिले, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर से उठा के उनका नाम दिया जा सकता है कि सी राजामोहन कहते हैं कि SHG जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर की हैं की। सो वी कैन सब्सटेंशिएट इट विद द स्कॉलर्स। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता रहता है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पॉइंट्स। अब ये जो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। SHG के अगर जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो उसको मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको अलग से फिर SHG के लिए नहीं तैयार करना पड़े। बट अगर सेम क्वेश्चन रहता है सिमिलर लाइन पे तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है उसके अंदर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि मैंने 4-5 पेज ले लिए, आपको 3 पेज में आंसर लिखना होता है। बट स्टिल लेट अस सी व्हाट इज SHG। सो SHG की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल हु चूज टू कम टुगेदर for better living conditions. It's almost similar like microfinance institution. Let us see. Small financial loans at affordable interest rate to marginalized section of the society. So similar line पे हैं दोनों जो concept हैं वो। और यहाँ पे भी कुछ लोग साथ में आते हैं बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। अब इसके फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस, जो आपको दिखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि 5 लोग एक साथ आएंगे तो पंचायत की तरह भी ये एक्ट कर सकते हैं आपस के अंदर। मीडिएशन का काम, SHG कैन एक्ट लाइक ए मीडिएटर। एंड देन फंक्शनल कैपेसिटी डेवलप हो सकती है इससे लोगों की, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में इन सब की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। देन लोन के लिए कोलेटरल, अगर 5 लोग एक साथ आते हैं वो कुछ अमाउंट शेयर करेंगे तो कुछ एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाएंगी, वो उसको लोन दे सकते हैं कुछ हायर इंटरेस्ट रेट पे, जिससे वो कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। देन कलेक्टिव गारंटी के तौर पे इसको यूज़ लिया जा सकता है। एंड देन SHG अपने आप में भी एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको खोल सकती है। सो MFI अपने आप के अंदर इसका क्या हो सकता है, सब पार्ट हो सकता है। ये अगर SHG है पूरा तो MFI क्या हो सकता है, इसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। और ये जो पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है दे रियली अट्रैक्ट द एग्जामिनर कि भाई इसने कुछ इनोवेटिव करके अच्छे से बोलने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि ये SHG है, उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतनी परेशानी होगी नहीं। इसके अंदर आप दिखा दीजिए ये SHG है और इसके अंदर बना के बता दीजिए ये इसके अंदर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज जस्ट ए सब पार्ट ऑफ इट, इट इज सबसेट। सो देन इन वे फॉरवर्ड वी कैन राइट दैट दोनों का सिमिलर ही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा MFI और SHG दोनों पे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, ऐसे यही सब चीज़ें आएंगी। सस्टेनेबल एंड स्केलेबल मॉडल ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस की कमी रहती है, जैसे हमने लिमिटेशन में पढ़ा, और उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं होता है। ये जो लिमिटेशन थे, वे फॉरवर्ड हमेशा लिमिटेशन को सुधारने के तरीके होते हैं, दैट्स इट, और उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो चैलेंजेस हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप
लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ। सो अब ये जो चैलेंजेज हैं इन्हीं को दूर करने के जो तरीके होंगे उन्हीं को अपन किस चीज़ में लिख देंगे, उसी को अपन वे फॉरवर्ड में लिख देंगे। सो इसके अंदर सोशल इम्पैक्ट स्कोर कार्ड, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सोशल इम्पैक्ट स्कोर कार्ड का, ताकि मॉनिटरिंग रहेगी एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, जो कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के अंदर भी इस बात को कहा गया है। और सोशल इम्पैक्ट कार्ड से गवर्नमेंट को भी ईजी रहेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देन गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, फैसिलिटेटर और प्रमोटर का काम करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड डू हैंड होल्डिंग, ये गवर्नमेंट का मेन रोल है। एंड देन अब ये मैंने इतने सारे वे फॉरवर्ड लिख दिए, आप इतने नहीं लिख सकते हो 10, बट इन 10 को आप पढ़ लोगे, किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर चिपका देना इनको ऐसे वैसे करके। मतलब मैं आंसर को जनरली बड़ा इसलिए करता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर सकें। अगर हम यहाँ पे 4-5 पेज के कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं तो वहाँ पे आधा ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर 7 या 8 मिनट में लिखना होता है। तो वे फॉरवर्ड में 10 पॉइंट देने का मतलब ये नहीं है कि ये 10 लिखने, उतना स्पेस नहीं है, बट जितना मैक्सिमम इसमें से आप यूटिलाइज कर सको, ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी, दैट इज द मेन थिंग। सो एक वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हिकअप्स नहीं आएंगे उसके अंदर। एंड देन इसके लिए क्या कर सकते हैं, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक यूज कर सकते हैं, आईटी इनेबल्ड प्रोसेसेस और देन नीड बेस्ड अप्रोच। एक वन साइज फिट हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए, वन साइज फिट ऑल, ये अप्रोच कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम के अंदर। देन नीड बेस्ड, जहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरी है, डिटेल्स शुड बी ट्विक्ड एज पर दैट रिक्वायरमेंट। एंड देन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में भी लिख दो, कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके का, रूरल पॉवर्टी, रूरल दिस एसएचजी, एमएफआई, कहीं पे भी, हर जगह पे गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट, कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग। एंड ये क्या कर सकते हैं, थ्रू ई प्लेटफॉर्म्स, ये यहाँ से थोड़ा डिलीट हो गया, थ्रू ई प्लेटफॉर्म्स मैसिव स्केलिंग एंड ट्रेनिंग का जो वॉर फुटिंग पे प्रोग्राम चलाया जा सकता है। और लाइक फ्रीडम मूवमेंट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन सी रंगराजन कमेटी का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि सी रंगराजन कमेटी जो है उन्होंने क्या बोला कि ये जो एसएचजी हैं दे विल बी की, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे सी राजा मोहन बोल दिया था, वो दूसरे स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के। जस्ट यहाँ पे ये जो एक्टिंग एज प्रेशर ग्रुप ये 6 था, यहाँ पे सी रंगराजन कमेटी है, मेरे को जब दोबारा बाद में पढ़ा तो ये याद आया, इट्स नॉट सी राजा मोहन, इट्स सी रंगराजन कमेटी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए की है। सो ये आप वहाँ से वे फॉरवर्ड में भी डाल सकते हैं। बात ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 पॉइंट जब मैं दे रहा हूँ, आपको उनको यूज़ करना है कैसे भी करके, इधर से उधर से। 7 मिनट में इतना टाइम नहीं रहेगा कि बहुत होलिस्टिक, जैसे यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है बड़ा बड़ा इतना लिखने का। सो जस्ट आई एम 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है ना, मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इतना समय नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करके अच्छे अच्छे पॉइंट दे के सब जगह वो सब चीज़ें कर सकूँ। तो मैं जैसे भी मेरे नोट्स बने रफ, आई एम जस्ट डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग फ्रॉम देम, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो ये पॉइंट्स हैं, ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं, इनको जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड एसएचजी के अंदर अगर आप केस स्टडी देना चाहें, कुदुम्श्री केरला की दे सकते हैं। देन महिला आर्थिक विकास महामंडल, ये महाराष्ट्र का केस स्टडी एग्जाम्पल जितना मैक्सिमम हो सके, इट गोज विदाउट सेइंग। सो कुदुम्श्री केरला, महिला आर्थिक विकास महामंडल, महिला आर्थिक विकास महामंडल एंड कुदुम्श्री केरला, सो ये दोनों उसके अंदर दे सकते हैं। बेनिफिट और वीकनेस की अगर बात करें एसएचजी की, यहाँ पे मैं आपको आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये एसएचजी पे क्वेश्चन था नहीं, तो ये सब चीज़ें वैसे आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मैं सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ एसएचजी भी हो जाए साथ में। तो ये एसएचजी के पॉइंट्स हैं।
जैसा अपन ने ये भी यहाँ भी देखा था वे फॉरवर्ड से पहले कि एसएचजी की डेफिनेशन, देन उसके फंक्शंस, देन उसके बेनिफिट्स एंड वीकनेसेस। सो एसएचजी के क्या क्या बेनिफिट हैं? बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन जो हमने ऑलरेडी लिया, सोशल इंटीग्रेशन, कई कास्ट के लोग एक साथ आ सकते हैं, देन जेंडर इक्विटी, देन हायर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग लिटरेसी, देन प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, देन वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन, 5 लोग एक साथ आते हैं, अगर वो किसी डाउन ट्रोडन सेक्शन से हैं तो उनकी वॉइस स्ट्रेंथन होती है, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन इंक्रीजिंग एफिकेसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट के पास, हर आदमी के पास नहीं जाना पड़ेगा, अगर बहुत से एसएचजी हैं तो उनको जस्ट कुछ एसएचजी को कनेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। देन ये जो एफिशिएंट करता है ऑनगोइंग, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे पंचायत हुई, उनको भी ये स्ट्रेंथन करता है। देन ये एंटी पॉवर्टी वैक्सीन की तरह भी काम कर सकता है, एंटी पॉवर्टी वैक्सीन की तरह, क्योंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द हाउस होल्डर। वीकनेसेस क्या क्या है? सिमिलर सी कि भाई एक तो अवेयरनेस नहीं रहता है लोगों के पास में, किस तरीके से एसएचजी बनाए जाएं, उनको कैसे फंक्शन किया जाए, लोन कहाँ से मिलेगा, उसका टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो एसएचजी स्कीम कई सालों से चल रही है, कोई क्वांटम जंप देखने को नहीं मिला है पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर। कोई बहुत ज़्यादा रूरल पॉवर्टी है उस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब उतना देखने को नहीं मिलता सब्सटेंशियल। कुछ अच्छी केस स्टडीज डेफिनेटली हैं, एंड देन स्किल एंड ट्रेनिंग, देन एसओपीज नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है। सो एडहोकिज्म बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से यूज़ किया जाए, सब एसएचजी का अपना अपना तरीका है। सो नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, देन हैवी डिपेंडेंस अपॉन एनजीओज एंड गवर्नमेंट, खुद के फंड्स ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। सो इसके अंदर आप इनोवेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड्स हैं, और एनजीओ जो हैं दे आर ऑल्सो इन वेरी लेस नंबर रिलेटिवली, जितना रूरल पॉपुलेशन है उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। देन पुअर रिकॉर्ड ऑफ डाटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है, अगर डाटा नहीं रखेंगे अच्छे से, उनको मेंटेन नहीं करेंगे, देन इट लीड टू पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड देन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे एनजीओ का नेक्सस भी बनने की पूरी संभावना रहती है। सो दीज आर द लिमिटेशंस, आई होप दैट दे आर प्रेटी क्लियर, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो पॉइंट आपको पता नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर हम अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। WHO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। WHO is a key United Nations organization created in 1948 with motto of health for all. कोविड-19 पैंडेमिक, अब इसमें क्या, ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कोविड के अंदर, कोविड इसका बैकग्राउंड है, सो वी हैव टू कनेक्ट WHO विथ कोविड कॉन्टेक्स्ट। सो कोविड-19 पैंडेमिक posed a global threat, hence a global response was needed, hence WHO was expected to provide a leading role. अब स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव के साथ करो, क्योंकि हमें पता है कि WHO की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, बट हम कभी भी वन साइडेड आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर शुड बी बैलेंस्ड। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई WHO ने क्या अच्छी चीज़ की है vis-a-vis कोविड पैंडेमिक। सो WHO डिक्लेयर्ड कोविड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड डिक्लेयरिंग कोविड एज ग्लोबल पैंडेमिक, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल पैंडेमिक, देन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर द डाटा ऑफ टोटल केसेस कितने हैं उसके लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड, देन शेयरिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद मेंबर्स, देन सॉलिडरिटी अलायंस फॉर वैक्सीन। सो सॉलिडरिटी अलायंस हो गया, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द मेंबर्स हो गया, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, कोविड पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया और ऑनलाइन डैशबोर्ड बना दिया। बट फिर क्योंकि दोनों तरीके से अपने को आंसर लिखना है, अपन बोलेंगे बट डेफिशिएंसी इज विजिबल एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द रोल ऑफ WHO एज फॉलोज। Then
इसमें सिंपल बोल सकते हो, खुद का व्यू कभी मत लिखो, एक्सपर्ट्स को बोल दो कि भाई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, सबसे सेफ एस्केप गोड है। सो एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट WHO केम अंडर चाइनीज प्रेशर। क्यों? इसका एग्जांपल दे दो तुरंत कि ताइवान वाज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू WHO। द सेकंड यू कैन राइट इज डिक्लेरेशन ऑफ पेंडेमिक एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर सिग्निफिकेंटली डिलेड। ये बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है, काफ़ी डिले हो गया था। देन थर्ड क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं जियोपॉलिटिक्स। ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी देर वॉज डर्टी गेम ऑफ geopolitics and it was between US China because of their rivalry। यूएस ने क्या किया, WHO का फंडिंग स्टॉप कर दिया और WHO को यूएसए ने क्रिटिसाइज किया चाइना को क्लीन चिट देने के लिए। सो इस तरीके से टू एंड फ्रो ये चलता रहा। देन इंफॉर्मेशन डिस्क्रिपेंसीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो WHO था पहले मास्क के बारे में बोला, मेडिसिन के बारे में बोला, वो सब चीज़ें बाद में सही साबित नहीं हुई। एंड देन आप बोल सकते हो कि भाई इस चीज़ के रीज़न क्या रहे एज ए काइंड ऑफ डिफेंसिव कि WHO ये क्यों नहीं कर पाया, क्या उसके पास पावर होते हुए नहीं कर पाया या कुछ रीज़न थे इन सब कमियों के। सो डेफिनेटली उसके रीजंस थे। क्यों? क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। हमें इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है हमेशा उस तरीके से चलना है। एंड इंडियन MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो डायरेक्टली हमारा ये स्टैंड है WHO के ऊपर कि WHO शुड बी रिफॉर्म्ड, इट शुड नॉट बी अबोलिश्ड। सो हम उसको उस तरीके से लेके जाएंगे आंसर को कि उसके क्या रीज़न है WHO की कमियों के, एंड देन वी विल जस्टिफाई दैट WHO शुड कंटिन्यू। सो व्हाट आर द रीजंस? द रीज़न फर्स्ट वन इज कि ये सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसके पास टीथ टू बाइट नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकता किसी भी कंट्री के खिलाफ। तो जब आप एक्शन नहीं ले सकते हो भाई, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें, बोथ थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। आप ये नहीं बोल सकते किसी के पास पावर नहीं है और फिर भी उसको रेस्पॉन्सिबल आप ठहराओ। अब WHO के पास कुछ पावर ही नहीं है किसी कंट्री को पनिश करने का, तो हाउ वी कैन से कि WHO पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज फर्स्ट वन। सो इट कैन नॉट एनफोर्स इट्स डिक्रीज, कुछ नहीं कर सकता ये। देन लिमिटेड वॉलंटियरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी किसी कंट्री का एकदम फिक्स नहीं है कि भाई इतना पैसा देना है। सारी कंट्री दान कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं WHO के अंदर। तो अब जब जो संस्था दान से चल रही है भैया, आप उसको ये कैसे बोल सकते हो कि वो रेस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो। एंड देन कंक्लूडेड विथ पॉजिटिव नोट कि WHO रिक्वायर्स रिफॉर्म्स एंड देर आर नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स in decision making, and it should be insulated from geopolitics. That's why it should be given greater autonomy. And आप इसमें एज ए वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एनी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इज एज वीक और स्ट्रॉन्ग एज इट्स मेंबर्स मेक इट। एंड देन फाइनली आप बोल सकते हो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि इंडिया हैज़ बीन मेड चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। सो इंडिया मस्ट प्ले द इफेक्टिव रोल to make WHO an effective World Health Organization. So in that way you can handle that question. So now let's move to the 20th question. What is the significance of Indo-US defense deals over Indo-Russian defense deals in context of stability in the Indo-Pacific? इसका सीधा सा मतलब है कि वो चाइना का नाम नहीं ले रहा है बट चाइना को लाना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि इंडो पैसिफिक पे जब क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडो US और इंडो रशिया की बात कर रहा है, आप चाइना को छोड़ ही नहीं सकते। इंडो पैसिफिक में चाइना कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो बात कही नहीं गई है वो भी समझना है। पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में हर चीज़ कही नहीं जाती है, पॉलिटिक्स में समझा जाता है चीज़ों को। तो इंडो पैसिफिक आ गया और चाइना नहीं आए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो लेट्स सी सिंपल सा इंट्रोडक्शन को जितना सिंपल हो उतना सिंपल रखो ताकि अगले को आराम से चीज़ें समझ में आ जाएं। देन इंट्रोडक्शन में सिंपल लिखिए कि द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। पूरा क्या है, उठापटक हो रही है। अभी जो USA है वो विड्रॉ कर रहा है, चाइना जो है वो राइज हो रहा है। तो इस तरीके से आप बोल दो कि भाई पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्टेट ऑफ फ्लक्स के अंदर है। एंड उसके अंदर इंडिया जो USA, एक सिंपल पहले आप वो दे दीजिए कि है ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली क्या आपके पास
वो नहीं है कि भाई एसएचजी क्या है, फिर एसएचजी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, और सीधे पॉइंट्स में। एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको चीज़ों को ड्रिफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा लैंग्वेज को मोल्ड करना पड़ता है ना, जो वो पूछना चाह रहा है उस तक आपको फ्लो में लेके जाना पड़ता है चीज़ों को। सो हाउ विल गो अबाउट दिस क्वेश्चन? सो फर्स्ट आपको सिग्निफिकेंस इंडो यूएस और इंडो रशियन में कंपेयर कराने के लिए बोल रहा है, तो आप पहले सेपरेटली बोल सकते हो कि इंडो यूएस डील का क्या, डिफेंस डील कौन सी है मेन में, उनका क्या मतलब कौन सी डील्स हैं वो आप सिंपल पहले बता सकते हो, रशियन बता सकते हो, एंड देन विल सी। सो इंडिया यूएस के अंदर अभी कौन सी डिफेंस डील हुई है मेजर? द डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब यूएसए इज़ फास्टली अप्रोचिंग टू रिप्लेस रशिया। सो इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे अपाची हेलीकॉप्टर्स का था, हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का था, एंड एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, ये 2-3 एग्जांपल हमेशा आप दे सकते हो। और यूएसए ने अभी इंडिया को STA1 स्टेटस दिया है, मेजर जो उनके पार्टनर होते हैं उन्हीं को वो मिलता है। एंड हाँ, सबसे पहले ये भी बता सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट ये जो है इंडिया का डिफेंस पार्टनर है आफ्टर रशिया। एंड देन 4 फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं यूएसए के साथ वो भी कंप्लीट हो गए। GSOMIA, कोमकासा, लिमोआ और बेका। बेका इज़ द रिसेंट वन। एंड देन आप बोल सकते हो DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव फॉर को डिज़ाइन एंड को प्रोडक्शन। ये सब कीवर्ड्स हैं, ये आपको यूज़ करना है, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन, DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव फॉर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, अपाची हेलीकॉप्टर्स एंड हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट। एंड देन इंडिया रशिया के अंदर आप बोल सकते हो कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो अभी तक क्या है, हाईएस्ट, इट इज़ द रशिया इज़ द हाईएस्ट, या आप बोल सकते हो लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर सिंस डिकेड्स। It's not a new phenomena. Russia is called as old friend of India. And then licensed joint production, इसमें एग्जांपल दे सकते हो मिग फाइटर प्लेन्स का, और दूसरा आप दे सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल का भी। एंड देन लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स हैं काफ़ी रशिया के साथ इंडिया के। एंड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने कई सारे पॉइंट्स दिए हैं चीज़ों को इंडो पैसिफिक को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, कि भाई कौन से मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे जिसकी वजह से, जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं पहले कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे कि भाई स्टेबिलिटी में कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है इंडो पैसिफिक की, एंड देन वी विल ड्रिफ्ट द क्वेश्चन। सो लाइक व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक? सबसे पहला जो है वो है चाइनीज़ एग्रेशन। इसके अंदर आप चाहो तो गालवान का एग्जाम्पल दे सकते हो। पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स और ऑलवेज ब्राउनी पॉइंट्स। और उसके बाद में रशिया चाइना एक्सिस आप बोल सकते हो कि रशिया और चाइना के बीच में जो पहले किसी ज़माने में दुश्मन हुआ करते थे, अभी उनके बीच में क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए और वेस्ट ने भी सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, तो रशिया के पास और कोई चारा नहीं बचा चाइना के पास जाने के अलावा। एंड देन या सैंक्शंस, एंड देन इंडिया बैलेंसिंग एंड हेजिंग। गालवान इंसिडेंट के बाद में इंडिया ऑल्सो नीड्स स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो कि उनको बचा सके, एंड यूएसए इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एट द प्रेजेंट पॉइंट इन द वर्ल्ड। सो उसके अलावा भी क्या इंडिया के लिए मतलब क्या इंटेलिजेंस है यूएसए के साथ हेज करने के अंदर? यूएसए के मिलिट्री बेसेज हैं अराउंड द वर्ल्ड, और यूएसए को अभी चाहिए भी है इंडो पैसिफिक के अंदर पार्टनर्स, क्योंकि यूएसए इज विड्रॉइंग, और यूएसए अकेला जो है वो चाइना को टैकल नहीं कर सकता है। और देन यूएसए के इंडो पैसिफिक के अंदर अलाइज भी हैं, साउथ कोरिया, जापान एट्सेट्रा। सो यूएसए और जो इंडो, हाँ एक और भी इसके अंदर रीज़न है कि इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो रशिया के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, वो एक यूएस कंस्ट्रक्ट है जिसको कि रशिया यूनाइटेड स्टेट्स का प्लॉट मानता है अभी भी। सो नाउ इट कम्स दैट इंडो पैसिफिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम लेके आ गए, हमने इंडो यूएस का डील बता दिया, क्या क्या मेजर हैं डिफेंस, और इंडो रशिया का हमने बता दिया, और इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए। नाउ वी विल फाइनली कंक्लूड कि भाई क्या इसका सिग्निफिकेंस है।
सो सिग्निफिकेंस ये है, पहला सिग्निफिकेंस है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो सिग्निफिकेंस उसने पूछा है, हम आंसर वहीं से बना रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन है, सारे के सारे कीवर्ड्स यहीं से उठाए हमने। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इंडो यूएस डील, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया और ये 4 पॉइंट हो गया, और इन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर ब्रेक करके हमने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो जाएगा भाई? पहले आप सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, वाई ये कंट्री शुड बी डिपेंडेंट ऑन वन? कल को रशिया और चाइना के बीच में अलायंस हो जाए, आपका सारा इक्विपमेंट है वो रशिया से आया हुआ है, देन हाउ यू विल फाइट विद चाइना? सो डाइवर्सिफिकेशन इज द वेरी की पॉइंट। देन जियोपॉलिटिक्स, वो हमने ऑलरेडी बता दिया, बैलेंसिंग करना जरूरी है आफ्टर गालवान एंड आफ्टर रशिया चाइना एक्सिस। अभी इंडिया रशिया पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकता है, बिकॉज आफ्टर गालवान इंसिडेंट रशिया डिड नॉट क्रिटिसाइज चाइना स्ट्रांगली, रशिया ने बिल्कुल नहीं किया, तो और जबकि यूएसए स्ट्रांगली क्रिटिसाइज चाइना, रशिया ने नहीं किया। सो देन इट मेक सेंस फॉर इंडिया टू लाइक टिल्ट टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। देन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब पैक्ट हो गया, एंड देन बेटर टेक्नोलॉजी विद द वेस्ट, वेस्ट के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी है। सो आप इसके अंदर और बट दूसरा आप इसमें नेगेटिव भी एक पॉइंट बोल सकते हो कि भाई यूएस जो इक्विपमेंट्स हैं वो कॉस्टली हैं। बैलेंस रखना चाहिए आंसर को, कभी पूरी तरीके से नहीं, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो उसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पॉइंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं दे आर क्वाइट कॉस्टली। सो आप इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि ऑल्दो रशिया हैज़ बीन टाइम टेस्टेड ओल्ड फ्रेंड, बट देर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। United States is catching fast Russia as largest defense partner, but India should also play nimble diplomacy by balancing act। ये keywords हैं, इसको यूज करना है, nimble diplomacy, balancing act, it should protect its strategic autonomy। ये 3 भारी वर्ड डाल दोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, that's it। so या एक क्वेश्चन छूट गया था, 10th क्वेश्चन भी अबाउट इंडियन डायस्पोरा डिसीजिव, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन यही है कि इंडियन डायस्पोरा इज प्लेइंग डिसीजिव रोल इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। कमेंट विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल पूछा है, लिखना ही लिखना है। सो एकदम सिंपल स्टार्ट कर सकते हो किसी भी कमेटी की रिपोर्ट के साथ। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो बोलता है विथ 17 मिलियन, ऑलमोस्ट 17 मिलियन, इंडियन डायस्पोरा इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। एंड देन आप बोल सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट sought after destinations of Indians। and in Europe and United States specifically, Indians have integrated in the societies and playing an important role in the politics and economy। ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट हो गया। अब इन्होंने पूछा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो तरीके से दिया जा सकता है कि भाई या तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अलग अलग करके आप यूएसए और यूके को बोलो, दोनों कंट्री को अलग अलग, बट मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कि पहले यूएसए के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को बोल दिया जाए और उसके बाद में यूके की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को बोल दिया जाए। दैट यू हैव टू सी हाउ यू टैकल। फॉर मी इट वाज इजी, सो मैंने ये चूज़ किया। एक आंसर के बहुत से तरीके हो सकते हैं। सो इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन पीपल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन रिसेंट सेंसस। और ये पूरी दुनिया की हाईएस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स में बाहर की किसी कंट्री का हाईएस्ट जो डायस्पोरा है वो इंडियन डायस्पोरा है, 1.8% ऑफ पॉपुलेशन। एंड सो ये पोटेंशियली सिग्निफिकेंट बनाता है पॉलिटिकली। और हमने रिसेंट इलेक्शंस में देखा भी था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उन्होंने भी इंडियन डायस्पोरा को रैलीज में वो करने की कोशिश की थी। एंड देन कमला हैरिस का आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी पर्टिनेंट एग्जांपल, दैट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड आप चाहें तो कई लोग बोलते हैं तुलसी गैबर्ड का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट शी इज़ नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन दैट सेंस। बट एक नेक्स्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं बॉबी जिंदल का एंड निकी हेली। बोथ ऑफ देम आर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इतना बहुत है एग्जांपल, कमला हैरिस, निकी हेली एंड देन बॉबी जिंदल। एंड देन आप बोल दीजिए कि ट्रंप ने भी अपनी रैलीज में बोला। 4 एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट। एंड देन इकोनॉमी, अराउंड 1/3 ऑफ सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स आर ओन्ड बाय द इंडियन ओरिजिन पीपल।
एंड देन यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, विनोद खोसला एट्सेट्रा। और इसके अंदर आप चाहें तो मतलब एक साथ बाद में लिख दीजिए या साथ भी लिख सकते हैं। सुंदर पिचाई को गूगल के साथ, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट एंड विनोद खोसला IBM। और उसके अलावा भी आप बोल सकते हैं टॉप सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं, अबोर्ड है, अडोब है, और लॉट ऑफ कंपनीज दे हैव CEOs। आपको अगर कुछ और याद आ रहा हो तो और भी लिख दीजिएगा इसके अंदर। मुझे 3-4 याद आ रहे थे, वो मैंने लिख दिए। एंड देन एवरेज जो इनकम है, मीडियन एवरेज इनकम है यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो इंडियन ओरिजिन के लोगों की जो इनकम है दैट इज़ मच हायर देन द एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ USA। एंड देन जो इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, IACC, इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी की है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अंदर। जब इंडियन एम्बेसडर या फिर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनको हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस और ये करते हैं इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नाउ लेट्स मूव टू द यूरोप। एंड यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है यूरोप के अंदर, जिसमें से 1/3 सिर्फ UK के अंदर है, जो कि वहाँ पे लेस देन 2% ऑफ पॉपुलेशन है। 2 मिलियन का 1/3, ये लेस देन 2% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ UK है, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 6% ऑफ GDP। ये इसका रोल है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूरोप के अंदर अपन हर कंट्री का अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, आंसर बहुत ज़्यादा अदरवाइज डिस्टोर्टेड हो जाएगा, बहुत ही एकदम फैला हो जाएगा, इतना ज़्यादा फैला नहीं सकते हैं। सो यूरोप में कॉमन रखेंगे, एग्जाम्पल्स में UK जो भी कंट्रीज़ है उनको अपन लिख सकते हैं। 2 मिलियन, 1/3 UK के अंदर है, लेस देन 2% पॉपुलेशन बट मोर देन 6% ऑफ GDP। देन इसमें मैंने पॉलिटिकल यही एग्जाम्पल लिख दिए, इसमें इकोनॉमिकल एग्जाम्पल, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर यूरोप में और एग्जाम्पल आएंगे। लेट्स सी फर्स्ट दैट companies like Vedanta etc. they create more than 2 lakh jobs in Europe। एंड देन इटली और फ्रांस के अंदर भी जो हमारा FDI है और प्रेजेंस ऑफ इंडियन कंपनीज आर इंक्रीजिंग। इटली और फ्रांस के अंदर ये नेक्स्ट मेजर हब बोला जा रहा है, और स्पेसिफिकली आफ्टर ब्रेक्सिट फ्रांस के साथ और ज़्यादा क्लोज रिलेशन होने की संभावना है। देन आप एग्जांपल पूछें तो रिचेस्ट पर्सन ऑफ आयरलैंड जो है वो कौन है? पेलोनजी मिस्त्री, एंड ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड देन आप बोल सकते हैं कि स्किल लेबर इन हेल्थ केयर सेक्टर दे प्लेड की रोल इन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। और ये जो वहाँ की इकोनॉमी में रोल प्ले किया वो स्किल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इंडियन ओरिजिन पीपल आर इन ए वेरी गुड अमाउंट, है ना। ये मैंने जस्ट पॉइंट लिखे हैं, तो कई बार क्या वर्ड्स पूरा सेंटेंस है, वी कैन फिक्स विथ एनी वर्ड, बस पॉइंट्स ध्यान में होता है तो सेंटेंसेस बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं और पॉलिटिकल एग्जांपल रिसेंट, ये एग्जांपल बिल्कुल भूला नहीं जा सकता है। रिसेंट जो बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट है उसके अंदर ऋषि सोनक, देन प्रीति पटेल एंड आलोक कुमार, ये की मेंबर हैं बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट के, एंड दे आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो ऋषि सोनक हैं ये तो जो इन्फोसिस हैं उनके जो नारायण मूर्ति हैं उन्हीं के दामाद हैं। एंड देन प्रीति पटेल, आलोक कुमार। देन पोर्तुगाल का पोर्टुगीज प्रेसिडेंट राइट नाउ जो है, his ancestors were Indians, so he is also a person of Indian origin. Then former president of Ireland. So these much examples are more than sufficient, it will work. And then वे फॉरवर्ड में आप सिंपल लिख सकते हैं कि भाई ब्रेक्सिट के बाद ज़्यादा FTA होने चाहिए। UK और फ्रांस का आप इसमें चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। दे शुड वर्क ऑन वॉर फुटिंग, दे शुड वर्क ऑन म्यूचुअल स्ट्रेंथ्स, एंड देन देर शुड बी ग्रेटर मूवमेंट ऑफ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ पीपल। देन H1B1 वीज़ा जो है USA का, उसमें क्योंकि काफ़ी हिकअप्स आए थे, सो इन दो का आप वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। देन 19th क्वेश्चन, क्वाड ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम मिलिट्री अलायंस, आई जस्ट into a trade bloc from military alliance.
मिलिट्री अलायंस से ट्रेड ब्लॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रेजेंट टाइम्स में क्वाड। डिस्कस कीजिए इस चीज़ को। सो एक्चुअली ये जस्ट आपको टेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने कभी ये वर्ड यूज़ नहीं किया मिलिट्री अलायंस का। इंडिया ऑलवेज मिलिट्री अलायंस से बचना चाहता है, बट यूपीएससी कई बार ट्रिक करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो सिंपल आप इसके अंदर बोल सकते हैं कि क्वाड इज़ ए कन्वर्जेंस बेस्ड पार्टनरशिप ऑफ 4 की डेमोक्रेसीज इन द इंडो पैसिफिक। बस ये की वर्ड्स यूज़ करने हैं, कन्वर्जेंस बेस्ड पार्टनरशिप ऑफ की 4 डेमोक्रेसीज इन द इंडो पैसिफिक। दैट्स इट। चाहे तो ये छोटा सा मैप बना सकते हैं, इसमें क्वाड दिखा सकते हैं, रफ मैप, नो नीड टू लाइक वरी मच अबाउट दिस। एंड देन क्वाड का जो मेन गोल है वो क्या है? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट यूज दिस वर्ड, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और क्वाड के लिए क्या क्या, जो हल्का सा बैकग्राउंड हम दे सकते हैं कि भाई राइज ऑफ जो चाइना है उसने और ज़्यादा विगर कर दिया है सब कंट्रीज़ को। यूनाइटेड स्टेट्स है वो भी चाइना को मेन ओपोनेंट अपना मानता है, द मेन चैलेंजर। एंड चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चर है, गालवान इंसिडेंट, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, एंड देन मेकिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। अगर हिस्ट्री चाहें, इसको मैंने थोड़ा सा हालांकि डिटेल में दे दिया, आप इसको इतना ज़्यादा बहुत वो नहीं देना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर, सिंपली हिट ऑन द नेल, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं। लेकिन अगर कई बार अपने पास मटेरियल नहीं होता है, समझ में नहीं आता क्या लिखना है, तो पेज जरूर भरना है, फिर कुछ ना कुछ लिखना ही है। हवा में नहीं लिखना है, क्वाड से रिलेटेड ही लिखना है, बट उसके बाद में हम कॉपी को खाली नहीं छोड़ सकते। सो इसमें से अगर कुछ पॉइंट आपको, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने नहीं लिखा है, आगे से यहाँ से स्ट्रक्चर्ड पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल क्वाड के बारे में लिखा है कि भी ट्रेडिशनली जो था क्वाड कॉन्सेप्ट कब आया था, इन द आफ्टरमाथ ऑफ 2004 सुनामी। उस वक्त सिर्फ एक सुनामी को टैकल करने का डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव था ये, बट इसका जो एजेंडा रहता है, एजेंडा जो है वो अनडिफाइंड एजेंडा है, और इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। ये बहुत एक लूज ग्रुपिंग है। अब ये इसका पॉजिटिव भी है और ये इसका नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये इसलिए है क्योंकि कोई डिफाइंड एजेंडा नहीं है, तो चाइना है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। चाइना इज ऑलवेज वेरी कि एनी टाइम इट कैन टर्न इनटू मिलिट्री अलायंस। भाई अगर ये फाइनेंशियल ग्रुप होता तो चाइना को डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रुपिंग है, G4 है, G7 जो भी है, वो कभी मिलिट्री अलायंस में नहीं वो हो सकते, टर्न नहीं हो सकते। G4 जैसे यूएनएससी रिफॉर्म के लिए। तो बट ये जो है ये फ्लूइड, अभी ग्रुप इसको क्या बोल सकते हो, फ्लूइड है, ये शेप नहीं ले रहा है। इसमें मिलिट्री एंगल भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो चारों कंट्री थी, उन चार में से तीन कंट्री तो पहले ही जो थे जॉइंट एक्सरसाइज करते थे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन ओशन के अंदर, बट इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है उसके अंदर। सो ये चाइना के लिए सिग्नल है कि भाई ये फ्लूइड है, तो एनी टाइम इट कैन टर्न इनटू मिलिट्री अलायंस। एंड देन एक्सपर्ट सेज दैट क्वाड नीड्स टू बी मोर, ये तो क्या है ये, हाँ क्वेश्चन का एक्चुअली इसमें मैं एक्सप्लेन करते करते क्वेश्चन को भूल गया। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम मिलिट्री अलायंस इनटू ए ट्रेड ब्लॉक। तो हमें चीज़ों को मिलिट्री से ट्रेड के अंदर लाना है किसी ना किसी तरीके से। क्वेश्चन की डिमांड ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको कैसे बोलोगे, उसको कनेक्टिंग स्टेटमेंट बोल देंगे कि भाई एक्सपर्ट बोलते हैं, है ना, एक्सपर्ट का नाम ले दो, खुद पे कभी चीज़ को मत डालो। एक्सपर्ट सेज दैट क्वाड नीड्स टू फोकस मोर ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी बिकॉज ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस द ग्लोबल सप्लाई चेन्स गॉट डिसरप्टेड एंड चाइना इंक्रीज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्टेक्स्ट में अगर कोविड-19 है, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे से पूछा नहीं है, उसके बाद भी वो कोविड-19 का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। सो क्योंकि ये सब डिस्टर्ब हो गया था और चाइना ने रॉ मटेरियल की प्राइसेस को भी बढ़ा दिया, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। सो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि भाई क्वाड, अब इसमें एग्जैक्ट तो क्वाड का कोई इनिशिएटिव नहीं है, बट फिर भी क्वाड की जो कंट्रीज़ हैं चारों, वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं उन्हीं को लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई एग्जैक्ट क्वाड अभी बहुत ही फ्लूइड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें कैसे बोलें कि वो ट्रेड के अंदर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के इनिशिएटिव्स को इसके अंदर लिखेंगे। जैसे पहला है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
यूएसए इसका पार्ट नहीं है। सो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सेकंड वन इज ब्लू डॉट इनिशिएटिव। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है लेड बाय यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो इंडिया भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। देन क्लोज इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बायलैटरली बिटवीन द क्वाड कंट्रीज। इंडिया और जापान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, CEP। एंड देन हम बोल सकते हैं कि यूएसए जो है वो की ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ ऑल, मतलब इन तीनों का है, और इंडिया का स्पेसिफिक आप बोल सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड फिर बोल सकते हैं कि भाई जॉइंट वेंचर्स क्या क्या है साथ में, इसमें आप इंडिया जापान का दे सकते हो, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का एग्जांपल। इन जो चारों कंट्री है इनकी कंबाइंड जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इसके बराबर है। एंड देन ये जो चार कंट्रीज हैं उनके बीच में मोर देन 440 बिलियन ट्रेड। बट उसके साथ आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। डिफरेंसेस कहाँ पे हैं? डिफरेंसेस है स्टेग्नेशन बिटवीन इंडिया और जो जापान है, इंडो जापान जो रिलेशन है उसमें स्टेग्नेशन देखने को मिलता है कि जो ट्रेड है वो इट्स नॉट इंक्रीजिंग एज पर द स्ट्रेटेजिक रिलेशन। एंड देन ये जो कंट्रीज हैं ये डीपली इंटीग्रेटेड हैं विद चाइना, और इंडो यूएस के भी ट्रेड डिफरेंसेज हैं जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं। सो ये सब आप लिख सकते हो कि भाई चाइना के साथ बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड है इनकी इकोनॉमीज, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अपने डिफरेंसेस हैं, और जापान के साथ रिलेशन स्टेग्नेशन के अंदर है। सो बट और साथ में एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि एस जयशंकर के जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, सो उनका कमेंट बोल सकते हैं कि क्वाड इज ए कन्वर्जेंस बेस्ड ग्रुपिंग फॉर मल्टीपल अलायंसेस। इट इज ए कन्वर्जेंस बेस्ड ग्रुपिंग फॉर मल्टीपल अलायंसेस। एंड इंडिया नेवर सेड दैट इट इज ए मिलिट्री अलायंस, नेवर सेड। बट हम सिंपली इसको कंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ कि देर इज however to materialize such an institution there is need of greater institutionalization and streamlining of constitution। और इसमें आप एकेडमिशियंस का बोल सकते हो कि भाई एकेडमिशियंस बोलते हैं कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है? क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि ट्रेड अलायंस, सो ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें आप बोल सकते हैं कि ट्रेड इनिशिएटिव्स, देयर इज स्कोप फॉर ग्रेटर ट्रेड इनिशिएटिव्स। एकेडमिशियन से कहीं पे भी वो समझ में नहीं आए तो या तो बोल दो एक्सपर्ट सेज, या बोल दो क्रिटिक्स सेज, और ज़्यादा ही कोई टेक्निकल हो तो बोल दो एकेडमिशियंस सेज, खुद पे मत लो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। एंड देन दिस कंप्लीट्स ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी हम पढ़ेंगे जो सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आए। तो जस्ट अ सेकेंड। सो पहले से ज़्यादा टाइम हो गया, सोशल इश्यूज़ को मैं जो नेक्स्ट हमारी क्लास है उसके अंदर डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू द SQ Mass classroom, and I hope that your preparation is going on full swing. Wish you all the best. Thank you very much.